नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्काई एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं एसके कटारिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपनी संस्कृत की शिक्षण विधियों पर वीडियो सीरीज चल रही है और उस वीडियो सीरीज में एक टॉपिक बचा हुआ था, आखिरी टॉपिक। बाकी का सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज वाले टॉपिक का नाम है मूल्यांकन। ये संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके सिलेबस में इकाई 6 में ये टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्नः। तो इसमें 2-3 चीज़ें हमें पढ़नी है। मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार पढ़ने हैं, सतत मूल्यांकन क्या है वो पढ़ना है और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है। मूल्यांकन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व ये पढ़ते हुए ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो ये जो मूल्यांकन टॉपिक है इसके 2 वीडियो बनेंगे। एक वीडियो में हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं देखेंगे, महत्व देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है ये समझेंगे और मापन एवं मूल्यांकन में अंतर समझेंगे। ये सारे के सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये जो वीडियो है इसमें ये टॉपिक जितने भी लिखे हुए हैं अभी आपके सामने, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रकार, मापन एवं मूल्यांकन में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और जो आगे वाला एक और वीडियो बनेगा इसी टॉपिक पर, उसमें हम मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो देखेंगे, मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार देखेंगे, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ये सभी उस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अभी वो शुरू करते हैं। और प्यारे साथियों, वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ये नोटिफिकेशन आइकन जो है इसे ज़रूर हिट करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की PDF भी आपको हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्काई एजुकेटर। इससे पहले वाले वीडियो के जितने भी भाग थे शिक्षण विधियों के, उन सब की PDF वहाँ पर मिल रही है। और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि ये जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मूल्यांकन वाला, ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी शिक्षण विधियों की एक सेपरेट PDF भी आपको वहाँ पर बना करके दे देंगे। तो सारी PDF एक एक टुकड़ों में आपको नहीं देखनी पड़ेगी, पूरी की पूरी एक PDF आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और बिना लिखे आप डायरेक्ट उस प्रिंटेड नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो कुछ बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं कि सर PDF नहीं मिल रही है, तो आपको सिंपल 3 स्टेप करने हैं PDF प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान से सुन लो। नंबर 1, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए, तो वो इंस्टॉल कर लो। दूसरी स्टेप, उसमें अपने फ़ोन नंबर डालकर उसको रजिस्टर कर लो। उसमें एक OTP आएगा, जैसे व्हाट्सएप पर अपना फ़ोन नंबर आप डालते हैं वैसे ही टेलीग्राम में डालना होता है। 2 स्टेप आपने कर ली। उसके बाद में तीसरी स्टेप में आपको PDF मिल जाएगी। आपको क्या करना है, रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पर स्काई एजुकेटर लिख करके सर्च करना है। बस इतना सा काम करना है। एक सर्च बॉक्स होता है ऊपर, उसमें स्काई एजुकेयर, कुछ बच्चे स्काई एजुकेशन लिख देते हैं। एजुकेशन नहीं लिखना है, एजुकेयर लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है नीचे देखो। ये स्पेलिंग वहाँ पर टाइप करके सर्च करोगे तो आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा और उसको क्लिक करते ही आपको PDF ही PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया थी PDF प्राप्त करने की। और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत शिक्षण विधियां नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक सीरियल वाइज अपलोड किए हुए मिलेंगे। तो वहां से आप फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इस तरह से पूरे वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे मूल्यांकन की परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रकार, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा की। मूल्यांकन की परिभाषा। तो प्यारे साथियों, मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मूल्यांकन यानी मूल्य का अंकन करना ही क्या है, मूल्यांकन है। मूल्य अंकित कर देना या मूल्य निर्धारित कर देना या मूल्य का निश्चयीकरण कर लेना क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा की। तो सबसे सही परिभाषा जिस विद्वान की मानी जाती है उनका नाम है जेरोलिमैक। मूल्यांकन की सबसे सटीक परिभाषा मानी गई है इनकी। तो इस परिभाषा को हम देख लेते हैं ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए कि मूल्यांकन क्या है। तो देखिएगा,
मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। देखिए शब्द का अर्थ समझिएगा, इस वाक्य का अर्थ समझिएगा। मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति का नाम है जिस पद्धति में क्या होता है, पहले से जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उसमें से आपने कितनी मात्रा में लक्ष्य प्राप्त कर लिए, वही मूल्यांकन है। ठीक है, यानी वह पद्धति जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य, जो पहले से निर्धारित उद्देश्य हैं, जो ध्येय हैं या जो हमारे लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति की मात्रा, वो मूल्यांकन है। कितनी मात्रा में आपने पहले से निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो आप उस 100 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर पहुंचे, वो मूल्यांकन है। या तो आप पूरे के पूरे 100 किलोमीटर पहुंच गए, या 50 किलोमीटर पहुंचे हैं, या 10 किलोमीटर पहुंचे हैं, तो वो जो अंक है 10, 50 या 70 या 100 जहां पर आप हैं, वो मूल्यांकन है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो है, इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारा जो उद्देश्य था 100 किलोमीटर जाने का, उसमें से हम कहाँ पहुंचे हैं। समझ गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1 किलोमीटर वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। तो जेरोली मेक मूल रूप से ये कहते हैं कि मूल्यांकन किसी उद्देश्य की मात्रा, कि आपने जो उद्देश्य था उसमें से कितना प्राप्त किया, उसको जांचने परखने का एक तरीका है। संक्षेप में हम इसको ये मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी बच्चे के लिए, हम मीन्स जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, जो भी परीक्षा समिति होती है, ये सभी जब पाठ्यक्रम बनाते हैं या पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं तो एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 8वीं कक्षा का कोई बच्चा है तो उसका मानसिक लेवल ये है, उसकी उम्र ये है, तो उसे इतना ज्ञानार्जन हमें करवाना है। और उसके बाद में साल के अंत में हम उसका एग्जाम लेते हैं और उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया हमारे पाठ्य पुस्तकों से, हमारे सिलेबस से, उसका निर्धारित हम करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं एग्जाम के द्वारा, अंक तालिका के द्वारा। तो वही मूल्यांकन है। ये मूल्यांकन का एक एग्जाम्पल आप इसको मान सकते हैं। तो मूल रूप से मूल्य निर्धारण में छात्र को बताया जाता है कि उसके अंकों के आधार पर सभी छात्रों के मध्य उसका रैंक कौन सा है। कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं तो वो कौन से स्थान पर है, प्रत्येक बच्चे को इस तरह से मालूम चल जाता है अपना अपना। किसी के 10वीं रैंक है, किसी के फर्स्ट रैंक है, किसी के 5वीं रैंक है, किसी के 100वीं रैंक है, किसी के 50वीं रैंक है। तो ये पता चलता है कि आप कौन से स्थान पर हैं, इतने बच्चों में आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इस चीज का निर्धारण हो जाता है मूल्यांकन से। आता है मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। यानी कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। केवल अंक तालिका ही मूल्यांकन नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार में, यानी कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया यह ज्ञानार्जन होने के बाद, उसको जांचना ही मूल्यांकन है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में उद्देश्यों की कितनी पूर्ति हुई, यह जानना ही मूल्यांकन है। तो अब आपके ये संपूर्ण बात एक लाइन में समझ में आ गई होगी कि मूल्यांकन क्या है। इसको हम संक्षेप में कहें तो क्या है कि शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति कितनी हुई, उसको जांच कर लेना ही क्या है, मूल्यांकन है। तो ये बात हुई इसकी परिभाषा की। तो प्यारे साथियों, एग्जाम की दृष्टि से आपको संस्कृत के संदर्भ में मूल्यांकन का क्या योगदान है वो भी समझना है, क्योंकि अभी तक हमने मूल्यांकन की जो भी अवधारणाएं, परिभाषा देखी, वो सभी मूल्यांकन की एक सामान्य अवधारणा और परिभाषा थी। अब बात करते हैं कि संस्कृत के संदर्भ में मूल्यांकन की क्या अवधारणा है या क्या परिभाषा है। तो समझिएगा कि संस्कृत शिक्षण के दौरान भाषा शिक्षक, यानी संस्कृत शिक्षण में जो भाषा शिक्षक यानी संस्कृत भाषा का जो अध्यापक होता है, उसकी शिक्षण संबंधी क्रिया जो है, उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धियों का मापन करना ही संस्कृत के संदर्भ में मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्यांकन से तात्पर्य भाषा अध्यापक की शिक्षण संबंधी क्रिया और इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो छात्रों की उपलब्धियां हैं,
उनका मापन करने और उनके आधार पर सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया से होता है कि बच्चे ने संस्कृत में कितना ज्ञानार्जन किया है, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना या मापन करना ही संस्कृत के संदर्भ में मूल्यांकन माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रभावी मूल्यांकन की विशेषताएं। एक प्रभावी मूल्यांकन जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो प्रभावपूर्ण मूल्यांकन किसे माना जाता है उसको समझते हैं। पहली विशेषता होती है वैलिडिटी, जिसको कहते हैं वैधता, यानी मूल्यांकन में जो साधन काम में लिए गए हैं वो वैलिड है या नहीं है, इसको कहते हैं वैधता। तो जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन जब हो जाता है सफलतापूर्वक, तो उसमें जो साधन काम में लिए जाते हैं उनको वैलिड मान लिया जाता है। यदि सक्सेसफुल नहीं रहता तो वह वैलिड नहीं होता, वह वैध नहीं होता, ठीक है। तो जिन साधनों का, जिन उपकरणों का प्रयोग करके यदि सफलतापूर्वक मूल्यांकन या मूल्य का अंकन या मूल्य का निर्धारण हो गया तो उस उपकरण को वैलिड उपकरण मान लेंगे, ठीक है। दूसरा बिंदु है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ होता है विश्वास के पात्र, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब अंक का बदलाव न हो, दोबारा चेक करने पर भी अंक समान रहें, तो उसको हम विश्वसनीय मान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी की कॉपी हम जब चेक करते हैं, एग्जाम की कॉपी, तो उसमें एक बार हमने चेक किया, नंबर आए, मान लीजिए 10 नंबर आए या 10 मार्क्स आए, उसके बाद दोबारा चेक किया तो फिर भी 10 ही आए, तो अब आप विश्वास कर सकते हो कि हाँ, इसमें विश्वसनीयता है, वैलिड है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए एक चीज और समझनी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें विश्वसनीयता हो सकती है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में विश्वसनीयता नहीं होती। आपने पाया होगा कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन हैं और 10 के 10 आपके सही हैं, तो आपको पूरे 10 में से 10 अंक मिलेंगे, कोई काटने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें विश्वसनीयता होती है, तभी वो पूरे 10 में से 10 मिल जाते हैं। कोई भी निबंधात्मक प्रश्न में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि उसमें पूरी संभावना होती है कि कहीं न कहीं नंबर अगला काट सकता है, जो भी कॉपी चेक करता है वो। और यदि गलती कहीं भी नहीं है, एक अक्षर की भी, फिर भी यदि मार्क्स उसमें काट लिए, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों काटे, क्योंकि वहां पर विश्वसनीयता नहीं होती निबंधात्मक में। इसीलिए थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर, क्वेश्चनों का आंसर थ्योरेटिकल देना होता है, वहां पर हमें कम अंक मिलते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें अंक विश्वसनीयता के साथ प्रदान किए जा सकते हैं कि या तो सही है या गलत है, या तो पूरे कटेंगे या पूरे मिलेंगे। इसीलिए हमारी जो आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परीक्षा प्रणाली है, इसमें OMR सीट जो होती है, जिसको हम OMR सीट बोलते हैं, उसको अपनाया गया है, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और आपको उसका जो आंसर देना है वो केवल या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। इस तरह से आपको टिक लगाना होता है, तो उसमें विश्वसनीयता रहती है उस प्रकार के एग्जाम में। इसी को कहते हैं मूल्यांकन की जो विशेषता है, विश्वसनीयता। यह मूल्यांकन की द्वितीय विशेषता है, विश्वसनीयता, ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, उत्तर के लिखित आधार पर ही मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षा की दृष्टि के आधार पर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है और उसमें कोई भी भ्रांति नहीं होती। तो अभी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रकृति बताई कि उसमें जैसे एक प्रश्न हो गया, उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें से। तो यदि आपने सही वाला सेलेक्ट किया है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, और यदि आपने अन्य 3 में से भी एक सेलेक्ट किया है तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से उसमें स्पष्टता रहती है कि या तो सही या गलत। तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, ये विशेषताएं हैं। 1-2 विशेषता और है, वो भी देख लीजिए। मूल्यांकन की अगली विशेषता है कि उसमें व्यापकता होनी चाहिए और उपयोगिता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो व्यापकता का तात्पर्य यहां पर यह है कि गहराई में मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है। कोई भी विषय है उसकी गहराई से
प्रश्न पूछना आवश्यक है यदि हम गहराई से मूल्यांकन करना चाहते हैं तो, यानी व्यापकता होनी चाहिए, पूर्ण नॉलेज होना चाहिए विषय का। अगला बिंदु है उपयोगिता। मूल्यांकन जो है वो उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है और यह व्यवहारिक होता है, तो परीक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जा सकता है। यदि मूल्यांकन उपयोगी नहीं है तो वह जीवन में किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए मूल्यांकन में उपयोगिता होनी ही चाहिए। विभेदीकरण। मूल्यांकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। मूल्यांकन में बच्चों में विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे, यानी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को समान दृष्टि से समझते हुए हमें मूल्यांकन करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन की विशेषताओं पर चर्चा करने के बाद अब बात करते हैं मूल्यांकन के महत्व पर। तो मूल्यांकन का बहुत ही बड़ा महत्व है। सबसे पहला महत्व है, छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। कौन करता है? मूल्यांकन करता है। किस तरह से करता है समझिएगा। जब भी मूल्यांकन होता है तो बच्चों को अपनी स्थिति का पता चलता है कि हमने कितना ज्ञानार्जन किया, कितने हमारे मार्क्स आए और हम अब आगे क्या करना चाहेंगे। इसके लिए उनको मूल्यांकन अग्रसित करता है, स्थिति को बताता है और उस स्थिति से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, उसमें आत्मसंतोष पैदा होता है, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है। अपनी कमियों के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उन कमियों को दूर करता है और भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा उसको मूल्यांकन के कारण से मिलती है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। कौन करता है? मूल्यांकन। किसकी सहायता करता है? छात्रों की। यानी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र के अलग अलग अंक आते हैं, सभी के समान नहीं आते और प्रत्येक छात्र की अलग अलग रुचि होती है। तो जब एग्जाम का परिणाम आता है तो बच्चों को पता लगता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आया हूँ और मुझे किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो मूल्यांकन से उसका मार्गदर्शन हो जाता है व्यक्तिगत, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग। उद्देश्यों की प्राप्ति। मूल्यांकन के द्वारा हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं कि हमने इतना अध्ययन किया, इसके बाद में मुझे इतने मार्क्स मिले। अगर मैं और ज़्यादा अध्ययन करता हूं तो मैं इतने ज़्यादा और मार्क्स ला सकता हूं, या मुझे कितने मार्क्स और लाने हैं और कितना मैं पढ़ लिया, कितना मुझे और पढ़ना है। इस तरह से उद्देश्य की प्राप्ति कराने में मूल्यांकन सहायक है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक है। मूल्यांकन यदि व्यापक होता है तो प्रत्येक स्तर पर यदि मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों में कौन कौन सी कमियां हैं उन सब हम जान सकते हैं और जान करके उन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। तो यह भी एक मूल्यांकन का महत्व है। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। व्यावसायिक मार्गदर्शन हो चाहे शैक्षिक हो, दोनों ही जगह है मूल्यांकन मार्गदर्शन करता है कि ये रिजल्ट्स हैं, अब आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, जैसे आपकी मर्जी हो। तो यह था मूल्यांकन का महत्व। चलिए अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य की, कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या होता है। तो समझिएगा, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, यानी बच्चों का जो व्यवहार है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, उसके आचरण में कितना परिवर्तन हुआ, इस बात की जांच करना कि हमने जो अपेक्षा की थी, जो आस की थी कि बच्चे में ये ज्ञानार्जन करने के बाद या ये पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद इसमें इतना परिवर्तन हो जाएगा, इसके व्यवहार में, इसके आचरण में, तो उसकी जांच हम मूल्यांकन से कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई कमी है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार मीन्स जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। यह जानना, दूसरा पॉइंट है, यह जानना कि बच्चों ने कुशलताओं, योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है। ठीक है, कितने कुशल हुए हैं, कितने योग्य हुए हैं, इस प्रकार की जांच मूल्यांकन से ही हो सकती है। बालकों को सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना, यानी बालकों की जो भी कठिनाई हैं और जो भी दोष रह जाते हैं उन सब का पता लगाना, उसको जांचना और उसके बाद में उसका उपचार प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, ताकि उन दोषों को दूर किया जा सके।
बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना, यानी बालकों के प्रत्येक प्रकार के विकास को, शारीरिक मानसिक जितने प्रकार के विकास होते हैं उसको निरंतर आगे चालू रखना मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्योंकि मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से विकास में बाधा आ रही है। शारीरिक मानसिक सभी चीज़ों का मूल्यांकन हमें उसके स्तर के हिसाब से, उसकी जो सही विधि होती है उस हिसाब से करना चाहिए। मूल्यांकन से अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। देखिएगा, अध्ययन और अध्यापन यानी कि बच्चा कितना पढ़ा है और शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, इसका मापन यानी इसकी जांच करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, उसका आचरण कैसा है। अध्यापन यानी शिक्षक ने कितना पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बच्चे ने समझा या नहीं समझा, दोनों का मापन हो जाता है मूल्यांकन से। मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय समस्त क्रियाओं का अंकन करना। तो मूल्यांकन से केवल बच्चे और अध्यापक की नहीं बल्कि शिक्षण विधियों की उपयोगिता, विद्यालय की समस्त क्रियाएं, इन सब का मूल्यांकन भी हो जाता है। तो यही थे मूल्यांकन के उद्देश्य। परीक्षा में बहुत बार मापन और मूल्यांकन के अंतर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से आप समझना। मापन और मूल्यांकन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें कुछ मूलभूत अंतर हैं, वो आपको समझना है। देखिएगा, मापन का जो क्षेत्र है यह थोड़ा सीमित है और मूल्यांकन का व्यापक है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, जैसे किसी वस्तु का माप किया और उसमें कितना वजन है, क्या आकार है, ये अंक प्रदान कर दिया, बस मापन का इतना ही कार्य है। ठीक है। लेकिन मूल्यांकन का कार्य होता है उसका मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, कि ये भार और ये वजन और ये लंबाई चौड़ाई वाली वस्तु का मूल्य ये होता है। तो व्यापक रूप से यहां पर कार्य किया जाता है। दूसरा अंतर, मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा से है। जैसे अगर हम इसको केजी में देखें एक उदाहरण के तौर पे, तो जैसे 5 केजी या 6 केजी यानी कि 5 किलो, 10 किलो, 6 किलो, इस तरह से वस्तु की मात्रा को मापा जाता है। जबकि मूल्यांकन में उसके अर्थ और उस वस्तु के मूल्य से संबंधित बात की जाती है। मापन किसी एक गुण या चर का मापन है, यानी किसी एक गुण का मापन किया जा सकता है, किसी एक चर का मापन किया जा सकता है। ठीक है। जबकि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है यह व्यापक होता है, विस्तृत रूप से हम कई सारी चीजों का अध्ययन करके एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो माप होता है वही बताया जा सकता है, कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती इसमें। जबकि मूल्यांकन के आधार पर हम निश्चित धारणा बना सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन कई स्तरों पर किया जाता है, कई प्रकार से परखा जा सकता है और इसके आधार पर हम एक ठोस जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि निश्चित धारणा बना सकते हैं। मूल्यांकन में कई परीक्षणों के आधार पर बालक के विषय में धारणा बनाई जा सकती है कि इसका आचरण ऐसा है, इसकी उम्र इतनी है, इसका मानसिक लेवल इतना है, इसकी बुद्धि लब्धि ये है। तो इस तरह से हम कई सारी चीजों का अध्ययन करके उस बालक का आचरण बता सकते हैं, लेकिन मापन करके नहीं बता सकते। मापन मीन्स कि बच्चा इतनी साल का है तो इस तरह से ये बिहेव करेगा, नहीं, मापन से ये संभव नहीं है। मापन में समय, धन, श्रम कम लगता है, क्योंकि यहां पर विस्तृत रूप से एनालिसिस नहीं किया जाता। जो सामने आया उसको तराजू में रखा और बता दिया, यह होता है मापन। जबकि मूल्यांकन में समय समय पर अधिक धन खर्च होता है, अधिक समय लगता है, अधिक ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि यह विस्तृत रूप से किया जाता है। मापन में सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, मापन में अर्थ सहित भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में यह संभव है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को तराजू में रखा, उसमें 5 किलो वजन आपको बताया गया। अब उस वस्तु को आपने ऊपर से देखा, तो आप तराजू में रख रहे हैं तो आपका तराजू 5 किलो ही बोलेगा, उसको पता नहीं है कि इसके अंदर 5 किलो, जैसे मान लो आपने उसमें किसी चीज को रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लोहे की वस्तु को रखा और उसमें 5 केजी वजन तराजू ने बताया, तो उसके अंदर पूरा लोहा ही है या मिट्टी भरी हुई है या पत्थर है, यह पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा लोहा ही है। जबकि मूल्यांकन से आप कर सकते हो, क्योंकि आप उससे जांच परख करके उसके बारे में भविष्यवाणी करोगे कि इस आकार में यदि लोहा है तो ये निश्चित रूप से लोहा ही हो सकता है, उसमें और कुछ नहीं हो सकता।
ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर भविष्यवाणी संभव नहीं है मापन में और मूल्यांकन में है। मापन का ज्ञान अपूर्ण है, यानी मापन का जो ज्ञान है ये पूर्ण नहीं होता, जबकि मूल्यांकन का ज्ञान जो है ये पूर्ण होता है। मापन मूल्यांकन से पहले होता है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। जैसे किसी वस्तु को माप लिया आपने, उसके बाद में उसका मूल्यांकन हम करते हैं। पहले मूल्यांकन नहीं करते, पहले उसको मापते हैं कि हाँ ये मूल रूप से ये प्रोडक्ट है, अब उसकी जांच पड़ताल हम करेंगे। मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है कि किस उद्देश्य से किया गया है। आप किसी भी चीज को तराजू में रखो, वह उसमें जो वजन है बता देगा। क्या उद्देश्य से आप रख रहे हो उसको तराजू को मालूम नहीं ना, आपको नहीं दूसरे को मालूम कि इसका उद्देश्य क्या तोड़ने का। जबकि मूल्यांकन में उद्देश्य आधारित होते हैं कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या निकलेगा, हमें इसके परिणाम क्या मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मूल रूप से आप ये समझ सकते हो कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन केवल वस्तु की मात्रा बताता है, एक अंक प्रदान कर सकता है, ठीक है, लेकिन मूल्यांकन जो है वो गहराई से उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर गौर करता है और उसके मूल्य का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की, कि मूल्यांकन कितने टाइप का होता है। तो मूल रूप से मूल्यांकन जो है ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहले मूल्यांकन का नाम है पाठांतर्गत मूल्यांकन, यानी पाठ के अंतर्गत। पाठ के अंतर्गत का मीन्स ये है कि शिक्षण के साथ साथ जब हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं या शिक्षण करवा रहे होते हैं या अध्यापन जब प्रक्रिया चल रही होती है, उसके साथ साथ ही मूल्यांकन करते हुए चलना। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है और साथ साथ में बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, बोध प्रश्न टाइप से, या बच्चों से उच्चारण करवा रहा है, पहले 5 लाइन खुद पढ़ रहा है, उसके बाद में 5 लाइन बच्चों से पढ़वा रहा है, तो उससे बच्चों के उच्चारण का मूल्यांकन हो जाता है कि किस तरह से मूल्यांकन हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पाठ के अंतर्गत शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन होता है। उच्चारण के द्वारा कोई भी वाक्य में प्रयोग करवा के देख लिया, या बोध प्रश्न मीन्स पाठ में क्या ग्रहण किया, उससे संबंधित प्रश्न साथ साथ में अध्यापक बच्चों से पूछ लेता है। जैसे कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसके लिए बीच में ही बच्चे को खड़ा करके प्रश्न पूछ लिया कि मैंने जो इतना पढ़ा है इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसको आप किस तरह से समझते हो, ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से बोध प्रश्न कि बच्चे ने क्या बोध प्राप्त किया अब तक। तो मूल रूप से पाठ के अंतर्गत या शिक्षण के साथ साथ जो प्रकार है मूल्यांकन का, पहला प्रकार, इसमें 3 तरह से मूल्यांकन होता है। दूसरा है पाठोपरांत, यानी पाठ के उपरांत मूल्यांकन। उपरांत मीन्स शिक्षण के बाद में, पाठ पढ़ाने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कहते हैं पाठोपरांत। इसमें भी 3 प्रकार से मूल्यांकन होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं, जिनका उत्तर हमें एक वाक्य में या एक लाइन में या ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं कि एक प्रश्न हो गया, 4 उसके ऑप्शन हो गए। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ श्रेणी में रखा गया है। दूसरा होता है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न वो होते हैं जो पाठ को पढ़ाने के बाद में 5-7 लाइन में या 4-5 लाइन में बच्चे से हम उस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, उसको लघुत्रात्मक प्रश्न बोलते हैं। और एक होता है निबंधात्मक, जिसमें विस्तार पूर्वक प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करनी होती है और एक बड़ा उत्तर देना होता है, उसको हम बोलते हैं निबंधात्मक, यानी निबंध के रूप में उत्तर। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ यानी सबसे छोटा आंसर, लघुत्रात्मक यानी मीडियम साइज का, और निबंधात्मक यानी निबंध टाइप का। निबंध, लघु और वस्तुनिष्ठ, तो ये जो प्रकार हैं 3, ये आते हैं किसमें, पाठोपरांत मूल्यांकन में। और पाठांतर्गत मूल्यांकन में आते हैं उच्चारण, वाक्य प्रयोग और बोध प्रश्न। तो इस प्रकार से मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं और दोनों के फिर से 3-3 प्रकार होते हैं। और इसके बाद में अब नंबर आता है संस्कृत मूल्यांकन की प्रविधियों का। कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल रूप से ये वीडियो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये वाला पार्ट हम इस वीडियो के अगले भाग में देखेंगे और पूरे डिटेल से हम इन प्रविधियों को समझेंगे। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में समझा मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं,
महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकार कौन कौन से हैं, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। अगर आप ये वीडियो समझ पाए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई आपकी कमी रह गई है समझने में या मेरे समझाने में तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो निसंदेह आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसको शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाए। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो अगले वाला वीडियो बनाने में थोड़ा हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।